अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों बहनों, दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज़ों, उम्मीद है आप सब खैरियत और आफियत से होंगे। इस वक्त हम लोग देवबंद से वापसी कर रहे हैं, दिल्ली की तरफ बाय रोड सफ़र में हैं और हमारे साथ दो अजीज़ुल क़द्र मुफ्ती साहिबान, मुफ्ती अमीर मुआविया कासमी साहब और मुफ्ती कासिम साहब बिजनौरी दामत बरकातुहुम। ये दोनों हजरात हमारे साथ इस वक्त सफ़र में हैं और एक अहम विषय और एक अहम उन्वान पर हम इस वक्त आपकी खिदमत में बात पेश करना चाहते हैं कि बहुत सारे पेरेंट्स और माँ बाप बच्चों की तालीम और तरबियत को लेकर फ़िक्रमंद होते हैं। ख़ास तौर पर मुस्लिम पेरेंट्स जो दीनदारी का जज्बा भी रखते हैं, तो बाज़ मरतबा उनके दिमाग में ये बात पैदा होती है और ये शक शुबा होता है कि हम अपने बच्चों को पहले स्कूल पढ़ाएं तो कितनी पढ़ाएं, डॉक्टर बनाएं या इंजीनियर बनाएं, कहाँ तक उनका एजुकेशन मेयार लेकर जाएं, या फिर उनको हाफिज़ और आलिम बनाएं। दोनों बनाना है तो पहले क्या बनाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारे साथ जो दोनों शख्सियत है, अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने मदरसे में भी पढ़ा है, आलिमियत भी की है, मुफ्ती भी बने हैं और उसके साथ साथ स्कूल में असरी तालीम में भी अल्लाह ताला ने दोनों शख्सियतों को बहुत आगे रखा है। तो आज हम इन दोनों हजरात से ये जानने की फ़िक्र करेंगे, कोशिश करेंगे और इनसे दरख्वास्त करेंगे। सबसे पहले हम मुफ्ती अमीर मुआविया कासमी साहब से दरख्वास्त करेंगे कि मुफ्ती साहब इस ताल्लुक़ से बताइए कि बच्चों को हाफिज़ आलिम पहले बनाना चाहिए या स्कूल पहले पढ़ाना चाहिए और किस तरह की स्कूल में भेजना चाहिए। और बाज़ लोग ये कहते हैं कि अगर हमने अपने बच्चों को एजुकेशन पढ़ाया तो वो दीन से दूर हो जाएंगे, दीन से महरूम हो जाएंगे, फिर हाफिज़ आलिम नहीं बन पाएंगे। तो इस ताल्लुक़ से हम दोनों हज़रात से जानेंगे। मुफ्ती साहब पहले आप बताइए, इस ताल्लुक़ से आपने क्या सोचा, आपका क्या तजर्बा है ज़िंदगी के ये जो साल आपने स्कूल और मदरसे में गुजारे, इस ताल्लुक़ से आपका क्या तजर्बा रहा। मुफ्ती अमीर मुआविया कासमी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा टॉपिक आपने लिया है और चुना है। इस सिलसिले में पहली बात तो जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो चल रहा है दुनिया में उसके मुताबिक मत चलिए। सबसे पहले तो ये थ्योरी आपको बनानी पड़ेगी, यानी जो चल रहा है उसके मुताबिक तो बिल्कुल नहीं चलना। जैसे कि आजकल क्या है ना मुफ्ती साहब, इंग्लिश मीडियम स्कूल, बहुत हाई फाई स्कूल, और अगर स्कूल बहुत छोटा है, वहाँ ज़रा बहुत मतलब पैसा नहीं लगा हुआ उस बिल्डिंग में, तो लोग उसको पसंद नहीं करते हैं। और जो बड़ा फेमस स्कूल होगा वहाँ अपने बच्चे को पढ़ाना पसंद करेंगे, है ना। बच्चा सुबह का गया, शाम को 4 बजे आ रहा है, तो ये थ्योरी से आप बिल्कुल बाहर निकलिए और ये बिल्कुल इसके मुताबिक तो मत चलिए। आप ये देखिए कि आपका बच्चा पढ़ कहाँ सकता है। LKG नर्सरी से लेकर 10 तक जो होता है ना, कोई तूफानी पढ़ाई नहीं है, ऐसी पढ़ाई है जो चलते फिरते भी आपका बच्चा कंप्लीट कर सकता है। तो उसके लिए आप एक अच्छा सा स्कूल चुनिए सबसे पहले, और ऐसा स्कूल जहाँ मेहनत से पढ़ाया जाता हो बच्चे को। अच्छा, एक होता है मुफ्ती साहब मेहनत से पढ़ाया जाना, और बिल्डिंग भी अच्छी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो पहली बात तो ये कि बिल्कुल करीब आपके कोई जगह हो, आपके घर से बहुत दूर दूर बच्चों को भेजना ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। जहाँ पढ़ाई अच्छी हो, टाइम भी कम लगे। जैसे कि मुफ्ती साहब आजकल क्या होता है ना, नर्सरी LKG के लिए भी 4-4, 6-6 घंटे स्कूल में रखा जाता है। तो मेरे तो यही नहीं समझ आता कि 4-4, 6-6 घंटे आखिर रखा क्यों जाता है। तो इस पढ़ाई के लिए आप बच्चे का शॉर्ट टाइम रखिए। ये तो उन लोगों के लिए बता रहा हूँ मैं जो अपने बच्चे को दुनिया के साथ साथ दीनी आलिम बनाना चाहते हैं, हाफिज़ भी बनाना चाहते हैं। बच्चे का कुरान पढ़ने लगाइए शुरू से ही, जैसे स्कूल में आपने लगाया ऐसे ही बच्चे का कुरान शरीफ भी लगाइए। और कुरान शरीफ जब तक मुकम्मल नहीं हो जाता, आप बच्चे का स्कूल भी कंटिन्यू रखिए। जब बच्चे का कुरान मजीद मुकम्मल हो जाए, और ये सब आपको किसी बड़े आलिम की निगरानी में करवाना है। जैसे मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरे जो उस्ताद थे मुफ्ती तनवीर साहब, उन्होंने मुझे ऐसे, मेरे अब्बा थे घर पर और उधर मेरे मुफ्ती साहब थे, तो मेरी पढ़ाई 4th क्लास तक रही। उसके बाद में हिफ्ज़ करने लगा, तो बच्चे का कुरान शरीफ भी चलेगा और स्कूल की तालीम भी चलेगी। जब कुरान शरीफ मुकम्मल हो जाए, फिर उसके बाद आपको हिफ्ज़ कराना है बच्चे का। अब उस्ताद से मशवरा कीजिए, स्कूल बिल्कुल छुड़वा दीजिए। अब वो ट्यूशन चलता रहेगा और बच्चा उधर आपका हिफ्ज़ कर लेगा। जब बच्चा हाफिज़ बन जाएगा और इधर स्कूल भी उसका धीरे धीरे चल रहा है प्राइवेट तौर पर, ट्यूशन के तौर पर, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि इंशाल्लाह बच्चा फिर 9th में जब एडमिशन लेगा तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपको बच्चा जो रेगुलर जाने वाले स्कूल थे उनसे कहीं पीछे है। तो ऐसे दोनों चीज़ें चलती रहेंगी।
फिर उसके बाद बच्चा जब हाफिज बन के उधर हाई स्कूल कर लेगा तो आलिम बनने भेज दीजिए आप। हाई स्कूल के बाद फिर इंटर तक पहुंचने के लिए 2 साल लगते हैं, तो 2 साल उधर मुकम्मल होंगे, इधर 2 साल इंटर में आ जाएगा वो। जैसे हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिन्होंने आलिम बन रहे थे वो, और इधर जो है हाई स्कूल हो रहा था, बीए में 3 साल लगते हैं तो वो प्राइवेट भी हो जाता है। तो इस तरह से दोनों तालीम, दोनों एजुकेशन आपकी साथ साथ चल सकती है, लेकिन उसके लिए बहुत मजबूत स्ट्रेटजी आपको बनाना पड़ेगी, और आपको ये दुनिया के जो बनाए हुए निज़ाम है इससे थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा। हो सकता है लोग इस पर आपकी तनकीद भी करें, लोग आपको थोड़ा सा ये बोलें, कह रहे यार आप अपने बच्चे को पीछे कर रहे हैं, लेकिन इससे दरगुजर, इससे इसको नज़रअंदाज करते हुए आपको आगे बढ़ना है। जैसे कि मेरे वालिद साहब ने किया, मुफ्ती साहब हैं हमारे साथ, मुफ्ती साहब भी बैठे हैं, और दीगर उलमा हैं जो माशाल्लाह दुनियावी एतबार से भी बहुत आगे हैं। तो इसके लिए ये शॉर्ट में मैंने कुछ बातें बताई हैं। मुफ्ती साहब ये मेरे कुछ जहन में बातें थी। मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मैं इस ताल्लुक से मुफ्ती साहब 1-2 बात और अर्ज करना चाहूँगा। खुलासा ये है मुफ्ती साहब की बात का कि हमें दोनों तालीम की ज़रूरत है। एजुकेशन असरी तालीम की भी ज़रूरत है और स्कूल और दीनी तालीम की भी ज़रूरत है, लेकिन एक बात उसमें ये बात ज़रूर याद रखनी चाहिए पढ़ाई के ताल्लुक से, क्या हमारे बच्चे की पढ़ाई की शुरुआत दीनी तालीम से होनी चाहिए। सुबह जो उसकी होनी चाहिए वो दीनी तालीम से होनी चाहिए, अल्लाह के नाम से होनी चाहिए। ये ना हो कि वो 5-6 घंटा सुबह में इतना स्कूल पढ़ ले कि मैं इसकी मिसाल यूँ अर्ज़ करता हूँ कि मौसम्बी का जो जूस मिलता है, मौसम्बी का जूस निकालने के बाद मौसम्बी की क्या हकीकत हो जाती है, वो बच्चा पूरा जब चूस लिया जाता है, अब शाम को उसको मदरसा भेजते हैं, तब तक तो उसकी पूरी एनर्जी ख़त्म हो जाती है। तो बहरहाल हमें दोनों तालीम को लेवल में लेकर चलना है। और बाज़ मरतबा ऐसा भी होता है, याद रखना चाहिए कि जब 2 चीज़ आप लेकर चलेंगे ना, तो बाज़ मरतबा टकराव के वक्त प्रायोरिटी और तरजीह का मसला आता है। तो तरजीह किसको देनी है, लेकर दोनों को चलना है, लेकिन बाज़ मरतबा तरजीह और प्रायोरिटी की ज़रूरत पेश आती है कि इस मौके पर हमें किसको ऊपर रखना चाहिए। तो बेसिक और बुनियाद याद रखने की ज़रूरत है कि हम दीनी तालीम मरने के बाद की लामहदूद और अनलिमिटेड ज़िंदगी के लिए दीनी तालीम ले रहे हैं, और दुनियावी तालीम जितना दुनिया में जीना है उसके लिए ले रहे हैं। तो गोया दीनी तालीम का मकसद ज़्यादा ऊंचा है, ज़्यादा बड़ा है और ज़्यादा अनलिमिटेड है, लिहाजा उसकी प्रायोरिटी और उसकी तरजीह का हमें ख्याल रखने की ज़रूरत है। अब हमारे आज के दूसरे मेहमान हैं हज़रत मुफ्ती कासिम साहब बिजनौरी, जिनको अल्लाह ताला ने बड़ी सलाहियतों से नवाजा है। दारुल देवबंद से उन्होंने फरागत भी हासिल की है और बहुत सारे दीनी मैदानों के साथ दुनियावी मैदान में भी अभी भी माशाअल्लाह एग्ज़ाम और इम्तिहानात दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम मुफ्ती साहब से उनका मुख्तसर सा तारुफ भी जानेंगे, और ऐसा तारुफ बताइएगा मुफ्ती साहब ताकि लोगों को पता चल सके कि एक आलिम दीन भी इल्म दीन के साथ, मुफ्ती होने के साथ साथ असरी तालीम में और एजुकेशन में कहाँ तक आगे बढ़ सकता है और क्यों उसको आगे बढ़ना चाहिए। ये सब बातें मुफ्ती साहब ड्राइविंग के साथ हमें इंशाअल्लाह बताएंगे। जी मुफ्ती साहब। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बातें तो इस मौजू पर बहुत ही शानदार और कीमती और बड़े अच्छे अंदाज में दोनों हमारे बुज़ुर्गों ने जिक्र कर दी हैं, तो अब ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहुत मुख्तसर सी बातें हैं, मैं वो जिक्र कर देता हूँ। पहला मुफ्ती साहब यही अर्ज करूंगा, आप अपना तारुफ पहले जामे माने बिल्कुल कराइए, ताकि तारुफ से कैसा होगा कि बात समझने में और आसानी होगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको दोनों फील्ड से नवाजा है और अभी भी आप इम्तिहान दे रहे हैं। मैं बात यहीं से शुरू करता हूँ, बीच में ये चीज़ आएंगी इंशाल्लाह। जी कि इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, ये एक वो टॉपिक है जिस पर हमारे बड़ों ने भी और इस ज़माने के उलमा ने भी बड़ी मेहनतें भी की हैं और बड़ी तवज्जो के साथ इस पर अपनी मुस्लिम कौम को मुतवज्जे भी किया है। जैसा कि अभी इन दोनों हजरात ने हमारे बहुत अहम बातें बतलाई हैं, तो इन्हीं बातों से आगे बढ़ कर के मैं ये कहूँगा कि एजुकेशन चाहे दीन की हो या दुनिया की हो, दोनों का जो असल मकसद है वो इस्लामी तरबियत है। चाहे वो दुनियावी तालीम हो या दीनी तालीम, असल दोनों तालीम का जो मकसद है वो इस्लामी तरबियत है। मैं इस जुमले को बार बार रिपीट करूँगा कि दोनों तालीमों का जो असल मकसद है वो इस्लामी तरबियत।
इस्लामी तरबियत का मतलब वो चाहे हाफिज़ कुरान हो या कारी हो या आलिम हो या मौलाना और मुफ्ती हो या दुनियावी डिग्रियां लिए हुए इंसान हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, वकील हो, जज हो, हर इंसान को इस्लामी तरबियत के साथ ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। इसलिए कि अगर आदमी की ज़िंदगी में अमल ना हो, इस्लाम ना हो, ईमानियात और अकाइद के मुताबिक उसकी ज़िंदगी ना हो, तो मैं नहीं समझता कि फिर एजुकेशन की कोई अहमियत हमारी ज़िंदगी में रह जाती है। और न ऐसी एजुकेशन हमें दुनिया और आखिरत दोनों जहान की ज़िंदगी में कामयाबी दिला सकती है। तो असल अमल करना है, और इसके लिए मैंने एक लफ्ज़ बोला, इस्लामी तरबियत। तो हम अपने बच्चों की सबसे पहले इस्लामी तरबियत की फ़िक्र करें और अपने बच्चों को चाहे हम दुनिया की तालीम दिलाएं या दीनी तालीम दिलाएं, दीनदारी के साथ उनको आगे बढ़ाएं। यह है बुनियादी नुक्ते नज़र जिस पर मैं चाहूँगा कि आप हजरात अपने बच्चों को आगे लेकर के बढ़ें। अब रही ये बात कि बच्चों को तालीम कौन सी दिलाएं, तो जाहिर सी बात है इसका जवाब वही है जो हमारे इन दोनों हजरात ने दिया कि मुसलमान है तो पहले मुसलमान को अपने बच्चे को दीनी तालीम दिलानी चाहिए। अच्छा, पहले एक ज़माना था, यानी अब से अगर हम पिछले 10 साल पहले की बात करें तो माहौल ये था कि अगर कोई मुसलमान अपने बच्चे को किसी मदरसे में लेकर जाता था तो वहाँ उसको असरी तालीम नहीं मिलती थी, मॉडर्न एजुकेशन जिसे आप कहेंगे। दुनियावी तालीम तो उसको मिल जाती थी, लेकिन दीनी तालीम से वो महरूम हो जाता था अगर वो सिर्फ स्कूल की तालीम ले। और अगर वो इसको यहाँ स्किप कर देना है मुफ्ती साहब जी, कट पे जहन इधर उधर हो गया। अब से अगर हम बात करें पिछले चंद सालों पहले की, तो माहौल ये था कि अगर कोई बच्चा मदरसे में चला गया तो वो सिर्फ मजहबी तालीम में आगे बढ़ जाता था, हाफिज और कारी और आलिम मुफ्ती बन जाता था, लेकिन असली तालीम से वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाता था या कमज़ोर रह जाता था। इसी तरह अगर बच्चा हमारा स्कूल में चला जाता था तो वो दुनियावी तालीम में तो बहुत आगे निकल जाता था, लेकिन दीनी तालीम से महरूम हो जाता था। मगर अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो ये वक्त चल रहा है, हम देखते हैं कि जो मदारिस के ज़िम्मेदारान हैं उन्होंने काफ़ी हद तक अपने मदरसों के अंदर असरी तालीम को दाखिल किया है। खुद हम अपना मदरसा चलाते हैं दिल्ली में, और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह 8वीं क्लास तक बाकायदा इंग्लिश मीडियम के तर्ज पर तालीम दी जाती है। तो आजकल ऐसे बड़ी तादाद में मदारिस हैं जिनके अंदर असली तालीम बाकायदा दी जाती है। इसी तरह कुछ स्कूल वो हैं जो इस्लामिक स्कूल हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उन स्कूलों के अंदर मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ, क्लासेस के साथ साथ, इंग्लिश मीडियम की तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी दी जाती है। ये एक अलग टॉपिक है जिस पर बात होनी चाहिए कि सिर्फ इस्लामिक स्कूल नाम रखने से इस्लामिक स्कूल नहीं बन जाता। इसी तरह इस्लामिक स्कूल का ये मतलब नहीं है कि उसे चलाने वाले लोग मुसलमान हो, मुसलमानों की कोई तंजीम उसको देखती हो, बल्कि वहाँ वाक़ईतन इस्लामी तालीम देनी चाहिए। यह है इस्लामिक स्कूल का मतलब। तो मैं यही कहूँगा कि हम अपने बच्चों को सबसे पहले दीनी तालीम दें, और बच्चे के लिए ऐसे मदरसे का इंतखाब करें जहाँ उसको असरी तालीम भी दी जाती हो। मुफ्ती साहब अभी बार बार कह रहे थे आप अपना तारुफ कराइए, तो मैं इस टॉपिक पर यह बात कह सकता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने कुरान करीम हिफ्ज़ किया, और सिर्फ रस्मी हाफिज़ नहीं है, बहुत शानदार कुरान याद भी हैं। विला नागा हर साल रमज़ान में सुनाते हैं, और तहदीस नियामत के तौर पर मैं ये बात कहूँगा कि 7 मरतबा अल्लाह ने अपने फजल से तरावी में ऐसा कुरान हमसे सुनवाया कि जिसमें 30 पारों में कोई अटक भी नहीं लगी। अल्हम्दुलिल्लाह ये बात हमारी मस्जिद के लोग सब जानते भी हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम अगर चाहें तो अपने बच्चे को हाफिज़ कुरान और आलिम और मुफ्ती बनाने के साथ साथ असली तालीम में भी आगे ले जा सकते हैं। हमने दारुल देवबंद से तालीम मुकम्मल की, और उसके बाद में अपने बड़ों के मशवरे से अल्हम्दुलिल्लाह हमने इरादा किया कि असली तालीम में भी आगे आना चाहिए। तो
जामिया मिलिया से हमने ग्रेजुएशन किया और फर्स्ट डिवीज़न से कामयाबी हासिल की। ये भी मैं तहदीस नेमत के तौर पर कह रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए। फिर उसके बाद में CUET, आप सब जानते हैं कितना टफ़ एग्ज़ाम है, हमने उसमें शिरकत की और अल्लाह ने वो भी हमारा क्लियर कराया। और अब मैं PG कर रहा हूँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आप जानते हैं कि हिंदुस्तान की टॉप 10 यूनिवर्सिटियों में से एक है। और अभी 2 दिन बाद यानी परसों को मुझे इलाहाबाद जाना भी है, 15, 16, 17 को मेरे पेपर है। तो मैं कहना ये चाहूँगा कि हम अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाएं, आलिम और मुफ्ती बनाएं, और ये अपने जहनों से बिल्कुल निकाल दे कि अगर बच्चे को हम हाफिज़ और आलिम बनाएंगे तो वो दुनियावी तालीम से महरूम रह जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप चाहें तो दोनों तालीम को आगे ले जा सकते हैं। और यकीन जाने, जब आप मेहनत करेंगे यानी अपने बच्चे पर, और वो बच्चा हाफिज़ और आलिम बनेगा, और अगर उस बच्चे ने ठान लिया, बिल्कुल पुख्ता अज़्म कर लिया कि मुझे असरी तालीम में भी आगे आना है, तो आप यकीन जाने वो इतनी आगे जा सकता है कि हम और आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। वीडियो लंबी हो जाएगी, वरना मैं आपको बतलाता कि हिंदुस्तान की जो टॉप 10 यूनिवर्सिटियां हैं, जिनमें आप जानते हैं JNU है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली में, इसी तरह DU है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, आप जानते हैं जामिया मिलिया इस्लामिया, आप जानते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इन तमाम यूनिवर्सिटियों में बड़ी तादाद में वो उलमाए किराम हैं जो मदरसा बैकग्राउंड से आते हैं, और वो हाफिज़ कुरान भी हैं, आलिम भी हैं, उनमें बहुत सारे मुफ्ती भी हैं और बड़ी शानदार सलाहियतों के मालिक। और आज वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट के ऊपर फाइज हैं, यूनिवर्सिटियों में प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं। और आप यकीन करें कि सिर्फ हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटियाँ नहीं, बल्कि मैं इस मौजू पर, मेरे कुछ रुफ़क़ा हैं यूनिवर्सिटियों के जिन्होंने तबादला ख्याल करते हुए ये मुझे बतलाया कि बाहर की जो यूनिवर्सिटियां हैं, लंदन की यूनिवर्सिटियां हैं, इंग्लैंड की यूनिवर्सिटियां हैं, ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटियां हैं, और भी यूरोप की और अरब की यूनिवर्सिटियां, उनमें बड़ी तादाद में वो उलमाए किराम हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ और आलिम बनने के बाद असरी तालीम लेकर के आगे बढ़े हैं, और उन्होंने बड़े बड़े एग्ज़ाम क्लियर किए और वो आगे बढ़े। मैं तो बल्कि ये कहूँगा कि कोई पद ऐसा नहीं छोड़ा मदरसा बैकग्राउंड के लोगों ने जिस पर वो फाइज ना हुए हो। आपको ये बात ऐसी महसूस नहीं होनी चाहिए कि मैं जज्बात में कह रहा हूँ या इसलिए कह रहा हूँ कि हम मदरसा बैकग्राउंड से आते हैं। मैं ये बात बिल्कुल बसीरत के साथ कह रहा हूँ, तजर्बे से कह रहा हूँ, ऐसे लोगों से ताल्लुकात है इसलिए कह रहा हूँ। तो खुलासा यही है कि हम अपने बच्चों की सबसे पहले दीनी तालीम की फ़िक्र करें, उनके अकायद की फ़िक्र करें, वरना कोई फ़ायदा नहीं कि हम ऊंची ऊंची डिग्रियां अपने बच्चों को दिलवा दें, चाहे वो डॉक्टरी की डिग्रियां हों या वकील और जज की डिग्रियां हों। अगर उनके अंदर दीनदारी नहीं होगी तो यकीन जाने आगे चल कर के ये बच्चे हमारे, माफ़ कीजिएगा मैं सबको नहीं कह रहा, रिश्वत लेंगे, नाजायज़ काम करेंगे और मुस्लिम कौम का सौदा करेंगे। और इनकी तालीम से जो कौम को फ़ायदा होना चाहिए था वो तो दरकिनार, इनकी तालीम से खुद उनको और उनके घराने को भी फ़ायदा नहीं। बड़ी डिग्रियां लेने के बाद फ़ायदा जब होता है जब दीनदारी हो, उसको कौम की फ़िक्र ही तब होती है जब उसके अंदर दीनदारी हो, वरना कोई फ़ायदा नहीं होता। मैं एक हल्का सा किस्सा सुना करके अपनी बात को मुकम्मल करूँगा। मुफ्ती साहब, मैंने अभी एक वाक़िया सुना, और ये वाक़िया कोई हवाई नहीं है, बिल्कुल सच्चा वाक़िया है कि एक साहब हैं, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मेहनत से पढ़ाई की और वो जज की डिग्री तक पहुँचे अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन दीनदार उनका घराना है। और माशाअल्लाह उन्होंने ये तय किया कि मैं रिश्वत नहीं लूँगा। आज वो एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज है माशाअल्लाह। लेकिन उनकी जो वाइफ है, आप जानते हैं आजकल UPSC की तरफ हमारा बहुत रुझान है, तो उनकी अहलिया ने अल्हम्दुलिल्लाह UPSC क्रैक किया और वो IPS बनी। लेकिन घर में इस चीज़ को लेकर के इख्तिलाफ हुआ। अहलिया ने कहा कि आप रिश्वत क्यों नहीं लेते,
कहा कि ये तो गलत है, हराम है, मैं नहीं लूँगा। तो अहलिया ने उनको ज़ोर दिया और रिश्वत लेने पर मजबूर किया, ना लेने पर इख्तिलाफ़ किया। और हाल ये है इस वक्त घर का कि आए दिन इख्तिलाफ़ात और झगड़े रहते हैं। ये मैं सच्चा किस्सा आपको बता रहा हूँ। तो ये नुकसान होता है उस वक्त जब हम दीनदारी के बग़ैर और इस्लामी तरबियत जो मैंने कहा था उसके बग़ैर अपने बच्चों को दीनी दुनियावी डिग्रियाँ दिलवाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले अपने बच्चों की दीनी तालीम की फ़िक्र करें और फिर उनको हम दुनिया की डिग्रियाँ दिलवाएं, और दोनों चीज़ें आसानी से दिलाई जा सकती हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। जी माशाअल्लाह, दोनों हजरात ने बहुत तफसील से अपने तजर्बात और अपनी इफादात पेश किए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे बच्चों की बेहतरीन तालीम और तरबियत का इंतज़ाम फरमाए, और इस ताल्लुक़ से जो भी परेशानियाँ और दिक्कतें आती हैं उन दिक्कतों और दुश्वारियों को अल्लाह ताला ख़त्म फरमाए। और बहरहाल पूरी बात का ख़ुलासा ये है कि दोनों तालीम एक साथ ली जा सकती है, दोनों में कोई टकराव नहीं है। बस मुफ्ती साहब ने जैसे कि बहुत कीमती बात बताई कि मकसद का तयन ज़रूरी है कि हम ये इल्म क्यों ले रहे हैं, दोनों इल्म में हमारी नीयत क्या है, इखलास नीयत बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफीक नसीब फरमाए और हमारे बच्चों की बेहतरीन तालीम और तरबियत की अल्लाह ताला सबील और राह अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।